हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। देखिए, हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग 16 तरीके के महाजनपद को कर रहे थे। ठीक है, हमने महाजनपद किए थे 16 महाजनपद, जिसमें की पॉइंट्स में बता दूं आपको। हमने देखे थे कि 16 में से 15 महाजनपद ऐसे थे जो उत्तर भारत में थे, और एक महाजनपद ऐसा था जिसका नाम अशमक था, ये साउथ इंडिया के अंदर था। इन 16 में से 15 ऐसे थे जहां पे राजतंत्रात्मक यानी कि मोनार्की सिस्टम है, मतलब राजा का बेटा राजा, आनुवंशिकवाद था। लेकिन 2 ऐसे थे, वज्जी और मल्ल, जिसमें गणराज्य था, मतलब जो राजा है वो चुनाव के द्वारा आएगा। ठीक है, 2 ऐसे थे जिसमें चुनाव करवा रहे थे। तो हमने अलग अलग तरीके के महाजनपद देखे थे, काशी, कौशल, कुरु, कंबोज, अंग, अवंती, अश्मक, मगध, मत्स्य, मल्ला, वत्सा, वज्जी, गंधार, पंचाल, सूरसेन और शेरी। ये देखे थे हमने 16 तरीके के महाजनपद। और इन सब में मैंने आपको ये बताया था कि जो मगध महाजनपद है वो बहुत ज्यादा विस्तृत था और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। हमें आज की क्लास में ये जानना है कि ऐसा क्या कारण था कि जो मगध महाजनपद है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इतना ज्यादा विस्तृत उसका विस्तार हुआ, मतलब इतना ज्यादा एक्सपेंशन सिर्फ उसी एक महाजनपद का क्यों हुआ, बाकियों का नहीं हुआ। तो ऐसी क्या खासियत थी मगध महाजनपद में, उसको समझते हैं। देखो, किसी की भी तरक्की के बहुत सारे रीजंस होते हैं। अब इसके पास भी बहुत सारे रीजन थे कि ये इतना ज्यादा डेवलप क्यों हुआ। इसमें 4 मेन रीजन थे। इसका ज्योग्राफिकल फीचर था, इकोनॉमिकल फीचर था, पॉलिटिकल फीचर था और सोशल फीचर था। यानी भौगोलिक कुछ कारण थे, कुछ कारक आर्थिक थे, कुछ राजनीतिक थे और कुछ सामाजिक थे। तो भौगोलिक कारणों में क्या क्या आएगा, मतलब इसकी लोकेशन, इसकी भूगोल, कहाँ पे रह रहा है, कैसे रह रहा है, ठीक है, कहाँ पे ये स्थित है, और उस स्थिति की वजह से, उस सिचुएशन की वजह से इसे क्या फायदा मिलता है। देखो, आपको पता है इसकी जो कैपिटल है वो राजगृह और पाटलिपुत्र, 2 कैपिटल थी मगध की, राजगृह और पाटलिपुत्र। राजगृह की जो लोकेशन थी वो पहाड़ियों से घिरी हुई थी, पहाड़ियों से घिरी हुई थी, यानी कि इसके ऊपर आक्रमण करना बहुत मुश्किल था। चारों तरफ पहाड़ी थी, ओपन स्पेस नहीं था। दूसरी जो इसकी राजधानी थी जिसका नाम है पाटलिपुत्र, उसके एक तरफ जंगल था, एक तरफ गंगा नदी, एक तरफ सोन नदी, एक तरफ गंडक नदी। तो यानी यहाँ पे भी आक्रमणकारियों के लिए पहुंचना, जो इन्वेड करते थे, जो इन्वेजन करने आते थे, उनके लिए यहाँ तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। तो मगध अपने आप में ही सिक्योर था। एक तो ये वजह थी इसकी उत्पत्ति की, यानी इसके एक्सपेंशन की, इसके स्ट्रॉन्ग होने की। दूसरी वजह क्या थी, जो मगध था, झारखंड और छोटा नागपुर प्लेट्यू, जो छोटा नागपुर का पठार है वो इसके अंडर आता था। तो अब जो झारखंड और छोटा नागपुर वाला रीजन है, वहां पे बहुत सारी आयरन की माइंस मिलेंगी, यानी कि लोहे की खदानें मिलेंगी। अब आयरन माइंस मिलेंगी, इसका मतलब यह है कि बहुत सारे हथियार बना सकेगा। और न केवल हथियार, अब इतना सारा लोहा उसको मिल रहा है तो अपने हथियार बना के वो बेच भी सकेगा और उस लोहे का भी व्यापार कर सकेगा। यानी रेवेन्यू भी ज्यादा होगा इनका, इनके व्यापारिक संबंध भी दूसरों के साथ अच्छे होंगे। और इस झारखंड की वजह से या छोटा नागपुर प्लेट्यू की वजह से आयरन की खदानों ने भी इनको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड की। तीसरा रीजन क्या था, क्योंकि झारखंड वाले रीजन में थे तो इनके पास हाथी बहुत थे, एलिफेंट्स बहुत थे। अब हाथी बहुत थे तो मतलब क्या है कि यूं मान के चलो इनके पास टैंक का काम कर रहे हैं ये हाथी। हाथी की सेना अगर आपके पास कम भी है तो एक ही बार में हाथी 50 से 60 लोगों को कुचल सकने के काम आते थे। तो ये हाथियों की वजह से इनकी आर्मी बहुत स्ट्रांग हो गई थी। तो ये बहुत सारी वजह थी जिसकी वजह से इनकी भौगोलिक स्थिति इतनी मजबूत थी कि जो मगध वाला क्षेत्र था वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। चौथी एक और वजह यह है कि इनके पास डेंस फॉरेस्ट थे। डेंस फॉरेस्ट थे, इसका मतलब बहुत ही सघन जंगल होते थे। इनको लड़ाई करनी थी तो कम सेना में भी काम चल जाता था। कहीं छुप गए हैं, सामने वालों के 1000 लोग, इनके 200 लोग बराबर माने जाते थे, क्योंकि उनको छुपने का, वो तो उस जंगल से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, वो तो वहीं पे पले बड़े हैं, तो उनको तो उन जंगलों का सब कुछ पता था। सामने वाली सेना को उस जंगल के रास्ते पता नहीं है, तो ये उन सघन जंगलों का फायदा उठा के कम सेना में भी बहुत अच्छे से आक्रमण कर सकते थे। तो ये वजह थी भौगोलिक स्थिति, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा एक्सपैंड होते गए और बहुत ज्यादा फैलते गए। इकोनॉमिक फैक्टर क्या क्या था? खेती तो देखो, जितने भी ये रीजन्स थे सबकी अच्छी थी, तो इसकी भी खेती अच्छी थी। खेती अच्छी थी तो टैक्स ज्यादा था, यानी यहाँ का किसान अमीर है। किसान अमीर होने के साथ साथ और भी बहुत सारे व्यापार होते थे। मैंने आपको बताया ना कि आयरन की खदानें हैं, तो हथियार वगैरह का भी व्यापार ये करते थे और आयरन का भी खरीद बेच करते थे। अब जहां पे आयरन या जहां पे ट्रेड इतना अच्छा होगा, जहां पे व्यापार इतना अच्छा होगा, वहां लड़ाइयां कम मिलेगी।
लड़ाइयां हमेशा पैसे की कमी में होती है, पहली चीज जो इंटरनल लड़ाई होती है। हाँ, बाह्य लड़ाई पैसे की अधिकता की वजह से होती है, सामने वाले साम्राज्य को लगता है इस वाले साम्राज्य में पैसा ज्यादा है तो हम लड़ाई करें, ठीक है। जो कंगाल साम्राज्य होगा उस पर वैसे भी कोई आक्रमण नहीं करेगा। लेकिन जो इंटरनल लड़ाइयां होती है ना, वो पैसे की कमी की वजह से होती है, पैसा कम है, एक दूसरे को लूट खसोट रहे हैं। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं थी। यहाँ ऑलरेडी व्यापार बहुत अच्छा था, बिजनेस बहुत अच्छा था, ट्रेड बहुत अच्छा था। अब जहाँ ट्रेड ज्यादा होगा वहाँ फालतू मगजमारी नहीं होगी, काम काम की बातें होंगी। यानी लोग जो है वो पीसफुल थे, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से जिंदगी बिताते थे। ट्रेड को संरक्षण किया। अच्छा, जो यहाँ के राजा थे ना, उनको समय समय से ही ये समझ आ गया कि हम सिर्फ खेती पे रिलाय नहीं कर सकते। क्या समझ आ गया कि खेती की तो एक सीमा है, एक वक्त आएगा जब हम ज्यादा इस जमीन से बहुत ज्यादा हम प्रोडक्शन कर ही नहीं पाएंगे, एक लिमिटेड ही हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो हमें कुछ ऑल्टरनेटिव सोर्स देखने चाहिए। तो यहाँ के राजाओं को समझ आ चुका था कि जो कृषि है वो बहुत ही सीमित हम कर सकते हैं, क्योंकि मिट्टी की भी एक लिमिट होती है। सैचुरेशन पॉइंट आने के बाद मिट्टी भी आपका साथ देना छोड़ देती है। तो इन्होंने क्या किया, कृषि के साथ साथ व्यापार को और दूसरी तरफ ढाल दिया और दूसरी तरफ मोड़ दिया कि हम कृषि के साथ साथ बाकी चीजों का भी व्यापार करेंगे। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ा लिया, फॉरेन ट्रेड्स के साथ व्यापार ज्यादा था, सब कुछ अधिकता में होता था, सब कुछ सरप्लस था इनके पास। तो इन्होंने फॉरेन ट्रेड यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बहुत बढ़ा लिया, जिससे इनकी डिप्लोमेसी में भी सुधार आया, यानी कूटनीति में व्यापारिक संबंध भी अच्छे हुए और विदेशी वाले लोगों से भी इनके संबंध अच्छे होते चले गए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो इन्होंने बढ़ा दिया। तो ये इकोनॉमिक फैक्टर्स थे जिसके बारे में हमने बात की। अब देखते हैं कि राजनीतिक कारण क्या थे। यहाँ के राजा बहुत एफिशिएंट थे, बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट थे, साम दाम दंड भेद सब लगाना जानते थे। डिप्लोमेसी बहुत अच्छी थी इनकी, कूटनीति, जहां युद्ध की जरूरत होती थी युद्ध करते थे, जहां प्रेम की जरूरत होती थी प्रेम करते थे, जहां मित्रता की जरूरत होती थी फ्रेंडशिप कर लेते थे, और जहां ऐसा लगता था किसी तरीके से नहीं मानेंगे तो वहां की लड़की से शादी कर लेते थे या अपनी लड़की की शादी वहां कर देते थे, जिससे एक मैरिटल रिलेशन बन जाए तो वैसे ही लड़ाई नहीं होगी। तो ये हर तरीके का प्रयोग कर देते थे अपने साम्राज्य को बचाने के लिए। एफिशिएंट व्यक्ति होते थे इनके राजा, यानी कि डिप्लोमेसी कूटनीति जो है वो बहुत ही अच्छी थी। ये इनके पॉलिटिकल रीजन थे। फिर इनके सामाजिक कारण क्या थे? मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जहां पे व्यापार ज्यादा होगा लोग शांतिफुल होंगे, पीसफुल होंगे, यानी शांतिपूर्ण होंगे, उदार सोच के होंगे, लिबरल सोच के होंगे। लिबरल क्यों? क्योंकि अलग अलग साम्राज्य से इनके संबंध स्थापित हो रहे हैं, व्यापारिक संबंध, वैवाहिक संबंध, अलग अलग तरीके के इनके रिलेशंस बन रहे हैं, मैरिटल और ट्रेड रिलेशंस बन रहे हैं। तो ये लोगों की सोच को भी ऑप्ट कर रहे हैं कि अच्छा ये चीज वहां तो बहुत अच्छी है, हम भी इसको अपना लें। तो यहाँ के लोगों की सोच जो है वो बहुत ज्यादा उदारवादी थी, लिबरल थी, खुली सोच थी। ठीक है, यहाँ के जितने भी राजा थे वो या तो जैन धर्म के अनुयायी होते थे या बौद्ध धर्म के, और कोई भी धर्म हिंसा के मार्ग पे तो लेके ही नहीं जाता है। तो यानी यहाँ के राजा काफी हद तक अहिंसावादी थे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। जहाँ ट्रेड होगा वहां लड़ाइयां कम होगी। धर्म सुधार भी यहाँ सबसे पहले होता है, धर्म सुधार भी यहाँ सबसे पहले होता है। कम रूढ़िवादी लोग थे, ठीक है, संघर्ष के अंदर व्यक्त जीवन नहीं करते थे अपना के हमें लड़ाई करनी और समय बर्बाद कर देना। ये अपने व्यापार को बढ़ाने की बातें करते थे और व्यापार पे ही फोकस करते थे। सीधी सी बात है, जो कामी बंदा होगा ना वो लड़ाई से दूर रहेगा, उसको फालतू भड़क का टाइम ही नहीं है। वो अपना व्यापार करेगा, अपनी तरक्की करेगा, जिससे शांति रहेगी और युद्ध में पैसा भी खराब नहीं होगा। ठीक है, अब मगध साम्राज्य के अंदर, मगध वंश के अंदर ये कितने से कितने समय तक चलता है? 544 बीसी से 323 बीसी ये कार्यकाल है जब मगध का एम्पायर रहता है। इस मगध एम्पायर में 3 वंश आते हैं, अलग अलग राजा आएंगे ना, अलग अलग वंश लेके, तो 3 अलग अलग राजा आते हैं, 3 अलग अलग वंश आते हैं। सबसे पहले आपका हर्यक वंश, हर्यक डायनेस्टी। दूसरा है शिशुनाग वंश, शिशुनाग डायनेस्टी या नाग डायनेस्टी भी इसको कहते हैं। तीसरा है नंद डायनेस्टी या नंद वंश। तो ये हर्यक डायनेस्टी पहली मगध की डायनेस्टी थी जो 544 बीसी से प्रारंभ होती है। देखते हैं कौन लीडर थे इनके, कैसे क्या था। जो हर्यक डायनेस्टी थे उसके संस्थापक यानी कि उसके फाउंडर कौन थे, किसने इसकी स्थापना की थी? इसके फाउंडर थे बिंबिसार। कौन थे इसके फाउंडर? इसके फाउंडर हैं बिंबिसार। ये देख रहे हो आप, बिंबिसार, ठीक है, बिंबिसार। 544 बीसी से 492 बीसी यानी लगभग 52 वर्ष इन्होंने साम्राज्य संभाला, और 52 वर्ष यानी ये सबसे लंबा समय था।
सबसे लंबे समय के लिए हर्यक डायनेस्टी का कोई राजा था तो वो कौन थे? वो बिंबिसार ही थे। सबसे लंबे समय के लिए शासन चलाया बिंबिसार ने। इनकी जो राजधानी थी वो थी राजगृह, इसी को ही गिरिवज्र भी कह देते हैं, बात एक ही है, गिरिवज्र या राजगृह, जो चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई थी, ये इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। ये किस समय के नेता हैं? ये किस समय के राजा हैं? जिस समय गौतम बुद्ध और स्वामी दयानंद, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी, इनका जन्म हो रहा था, यानी जब इनका प्रचार प्रसार चल रहा था। गौतम बुद्ध यानी बुद्ध धर्म, महावीर स्वामी यानी जैन धर्म का जब प्रचार प्रसार बढ़ रहा था, उसी समय बिंबिसार का समय भी चल रहा था। आप देखोगे बिंबिसार के पुत्र अजात शत्रु काउंसिल भी कराएंगे, बुद्धिस्ट काउंसिल करवाएंगे अपने यहाँ पे, ठीक है। तो बिंबिसार के समय में ही, क्योंकि आप याद रखो हमने अभी पीछे क्या किया है, ब्राह्मणवाद आने के बाद, यानी ब्राह्मण ग्रंथ आने के बाद ब्राह्मणों ने क्या किया, वेदों का अपने हिसाब से प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया, अपनी इंटरप्रिटेशन लोगों पे थोपने लगे, जिसकी वजह से समाज में जातिवाद बढ़ रहा था, महिलाओं के साथ, शूद्रों के साथ बुरा व्यवहार बढ़ रहा था, समाज में धार्मिक कुरीतियां बहुत बढ़ रही थी। तो उन कुरीतियों को दबाने के लिए दूसरी तरफ साइमल्टेनियसली, ये तो राजा महाराजाओं की बातें कर रहे हैं, समाज में दूसरी तरफ क्या चल रहा है, समाज में दूसरी तरफ धर्म सुधार आंदोलन चल रहे हैं। जब धर्म को सुधारने की बातें आएंगी तो ब्राह्मण एकदम से खड़ा होगा कि भैया ये नहीं है, तुम ऐसे कुछ बदल नहीं सकते हो धर्म में, धर्म तुम्हारे बाप का राज नहीं है, जैसे तुम चाहोगे वो कर। यानी ब्राह्मणों को तकलीफ हो रही है अगर कोई उस धर्म को सुधारना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों का फायदा हो रहा था उस धर्म में, कि कुछ हो जाए, कर्मकांड, आडंबर, ये सब बढ़ते जा रहे थे, जिससे ब्राह्मणों को फायदा होता था। अब ब्राह्मण उस धर्म को बदलने नहीं दे रहे थे, तो लोगों ने एक किसी दूसरे विकल्प की तरफ झांकना शुरू कर दिया था, एक ऑल्टरनेटिव रिलीजन की तरफ देखना शुरू कर दिया था, यानी जैनिज्म और बुद्धिज्म की शुरुआत हो चुकी थी। और दूसरी तरफ हम पॉलिटिकल चीजों को पढ़ रहे हैं, धर्म पे इस मगध डायनेस्टी के बाद आएंगे, ठीक है। वो पैरेलल अभी फैलता जा रहा है दूसरी तरफ, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो बिंबिसार हैं, इन्हीं के समय में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ रहा है। बिंबिसार ने युद्ध, डिप्लोमेसी और वैवाहिक संबंधों द्वारा अपने राज्य का विस्तार किया। मैंने आपको बताया बहुत ही एफिशिएंट राजा थे, जहां युद्ध की जरूरत होती थी युद्ध करते थे, जहां कूटनीति करनी थी कूटनीति करते थे, जहां वैवाहिक संबंध स्थापित करने थे वैवाहिक संबंध स्थापित करते थे। इन्होंने क्या किया, जो अंग साम्राज्य था, जो अंग महाजनपद था, अंग महाजनपद के राजा ब्रह्मदत्ता को युद्ध में हरा दिया था। मैंने कहा ये युद्ध भी करते थे, तो युद्ध में हरा दिया। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य को, अब देखना कूटनीति कैसे चलाएगा, ये डिप्लोमेसी, दिमाग देखना इसका। बिंबिसार ने क्या किया, ये तो युद्ध का एग्जाम्पल हो गया, अब मैं कूटनीति यानी डिप्लोमेसी का बता रही हूँ। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को, इसके राजवैद्य का नाम था जीवक, इस जीवक को अवंती के राजा, जो अवंती साम्राज्य था, अवंती महाजनपद था, वहां के राजा जिनका नाम था चंद्र प्रद्योत, इन राजा को के इलाज के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेज दिया था। जिससे रिलेशन अच्छे हो गए ना, वो चंद्र प्रद्योत ठीक हो गया तो बिंबिसार से फ्रेंडशिप हो गई। तो इस तरीके से इसने डिप्लोमेसी का प्रयोग किया। बिंबिसार की 3 बीवियां थी, ये वैवाहिक संबंध के द्वारा मैं आपको बताना चाह रही हूँ, वैवाहिक संबंध के द्वारा भी अपने राज्य का विस्तार किया। कैसे देखना, इसकी 3 बीवियां थी। पहली बीवी का नाम है महाकौशला देवी, दूसरी बीवी का नाम है चलन्ना और तीसरी बीवी का नाम है खेमा। महाकौशला देवी जो काशी के राजा प्रसन्नजीत थे उनकी बहन है, काशी के राजा प्रसन्नजीत हैं उनकी बहन है। चेलना लिच्छवी के राजा चेतक की बहन है और खेमा मदिरा के राजा की बेटी है। यानी 3 बड़े बड़े साम्राज्यों की लड़कियों से इसने विवाह कर लिया और तीनों साम्राज्य से इसको बहुत ज्यादा फायदा मिला, तो वैवाहिक संबंध स्थापित भी कर लेता था। अब क्या था, जो बिंबिसार और चेलना का पुत्र था, बिंबिसार और चेलना का पुत्र था, उसका नाम था अजात शत्रु। क्या नाम है उसका? अजात शत्रु। अब इस अजात शत्रु की माँ कौन है? चेलना। अब माँ आप कह दो जैसे राम जी केकई के भी पुत्र माने जाते हैं, कौशल्या के भी माने जाते हैं और सुमित्रा के भी माने जाते हैं। राजा दशरथ की 3 रानियां हैं और बच्चे जो हैं तीनों को मां मान रहे हैं। ऐसे ही जो अजात शत्रु है, चेलना के साथ साथ महाकौशला देवी भी तो उसकी मां हुई, और महाकौशला देवी मां हुई तो जो प्रसन्नजीत हैं यानी महाकौशला के जो भाई हैं वो इसके मामा लगे, अजात शत्रु के मामा लगे। अजात शत्रु को क्या होता है, अपने मामा की यानी प्रसन्नजीत की बेटी से प्यार हो जाता है, प्रसन्नजीत की बेटी से प्रेम हो जाता है, वो उसे शादी करने की बात करता है।
तो प्रसन्नजीत मना करते हैं कि ये क्या तरीका हुआ, ये तो भाई बहन का रिश्ता हो गया, मामा की बेटी से तुम कैसे शादी कर सकते हो। और यही बात इसने अपने बिंबिसार ने भी इसको मना किया कि तुम ऐसा नहीं कर सकते अजातशत्रु। तो अजातशत्रु ने क्या किया, अपने पिता की हत्या कर दी, अपने पिता की हत्या कर दी और इस लड़की से विवाह करने के लिए, यानी प्रसन्नजीत की बेटी से विवाह करने के लिए। प्रसन्नजीत भी मना कर रहे थे विवाह के लिए, तो प्रसन्नजीत को भी युद्ध में हरा दिया और प्रसन्नजीत की बेटी से इसने विवाह कर लिया। क्योंकि अजातशत्रु ने अपने पिता को मार दिया था, अपने पिता को मार के वंश को हथियाया था, तो इसलिए इनको पितृहंत वंश भी कहा जाता है। ठीक है, ये बात मैंने आपको बताई कि अजातशत्रु की माँ, ये जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई उसी की एक इमेज यहाँ पे बताई हुई है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कि अजातशत्रु का क्या सीन था। अजातशत्रु बिंबिसार और चेलना के सन थे। पिता की हत्या करके ये राजा बना, इसलिए कहते हैं पितृहंता वंश। भाई ऐसे लोग हैं ये जो पिता की हत्या करके अपने वंश को अचीव कर रहे हैं, पितृहंता वंश। इन्होंने भी अपनी कैपिटल राजगृहा ही रखी, कैपिटल चेंज नहीं की। इन्होंने प्रसन्नजीत को हरा के उसकी पुत्री वज्रा से विवाह कर लिया था। मैंने आपको बताया अपने मामा की बेटी से इसने विवाह कर लिया। लिच्छवी के शासक को भी हराया इसने, देखो यानी अपने माँ के ही साम्राज्य को हरा रहा है। लिच्छवी के शासक को भी हराया और लिच्छवी को मगध में मिला लिया, लिच्छवी को हरा के मगध में मिला लिया। यह अजातशत्रु की कहानी थी। अजातशत्रु के टाइम पे दो आर्म्स का आविष्कार होता है, एक थे रथ मूसल और दूसरे थे महाशिला कंटक। ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, याद है तो ठीक है, नहीं है तो कोई इशू है नहीं। इनके टाइम में दो हथियारों का आविष्कार हुआ, रथ मूसल और महाशिला कंटक। ठीक है, इन्हीं के शासन में पहली बुद्धिस्ट काउंसिल होती है, पहली बुद्धिस्ट मीटिंग होती है। ये बुद्धिस्ट मीटिंग क्या होती है, देखो जब महात्मा बुद्ध एक्सपायर हो जाते हैं, जब महात्मा बुद्ध निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं, मतलब वो अपना शरीर छोड़ चुके होते हैं, तो जो उनके अनुयायी थे, जो उनके स्टूडेंट्स थे, जो उनके शिष्य थे, वो जगह जगह पे जाके बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए सभाएं करते थे। क्या करते थे, सभाएं करते थे, और इन्हीं को ही बुद्धिस्ट काउंसिल के नाम से जाना जाता है। उन सभाओं में वो क्या करते थे, महात्मा बुद्ध के विचारों का प्रचार प्रसार करते थे और महात्मा बुद्ध के विचारों की एक बुक लिखते थे जिसको पिटक के नाम से जाना जाता था। ठीक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ठीक है, उन किताबों के नाम थे ये। ठीक है, पिटक का मतलब हालांकि टोकरी होता है, टोकरी यानी कि बास्केट, आगे बताऊंगी मैं बौद्ध धर्म में सारी बातें। तो बुद्धिस्ट काउंसिल क्या है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद जो उनके शिष्य जगह जगह जाके गौतम बुद्ध के विचारों का प्रचार प्रसार करते हैं, जो सभाएं करते हैं, उसके लिए उसको बुद्धिस्ट काउंसिल कहते हैं। तो सबसे पहली बुद्धिस्ट काउंसिल अजातशत्रु के टाइम पे होती है। ठीक है, राजगृह में अजातशत्रु के टाइम पे होती है, याद रखना। अजातशत्रु के बाद आते हैं नए राजा उडायिन, ये अजातशत्रु के पुत्र हैं। पाटलिपुत्र की स्थापना की उडायिन ने और राजगृह छोड़कर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बना दिया। ये जैन धर्म के अनुयायी थे, जैन धर्म के अनुयायी थे। मैंने बताया ना, मगध के अंदर जितने राजा थे ज्यादातर बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अनुयायी थे, तो हिंसा विंसा में बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करते थे। तो उडायिन कौन थे, जैन धर्म के अनुयायी थे और इन्होंने राजगृह छोड़कर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बना लिया। इसके बाद उडायिन के पुत्र थे नागदशक। क्या नाम है, नागदशक। ये हर्यक वंश के अंतिम शासक थे और इनके साथ क्या होता है, जो इनके सेनापति थे जिनका नाम था शिशुनाग, सेनापति ने नागदशक के ऊपर इल्जाम लगा दिया था ये कि एक चरित्रहीन है, ये कैरेक्टरलेस है, और इस तरीके से समाज के अंदर षड्यंत्र रच दिया कि ये तो एक कैरेक्टरलेस राजा है, ये महिलाओं के साथ बुरा करता है, इसका आचरण अच्छा नहीं है, और लोगों को इन बातों का यकीन हो गया था। इसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी इतनी बुरी तरीके से फैला दी थी शिशुनाग ने, जो इसी के ही सेनापति थे, कि समाज ने इनको इनके राजपद से इनको हटा दिया था और शिशुनाग ने उस राज को हथिया लिया था और शिशुनाग ने इस तरीके से नागदशक को बेइज्जत करके निकाला और एक नागवंश की स्थापना कर दी। अब शिशुनाग डायनेस्टी चलेगी, हर्यक डायनेस्टी पूरी हो गई, जिसके अंदर हमने 4 राजा पढ़े, बिंबिसार, अजातशत्रु, उडायिन और नागदशक। नागदशक अंतिम शासक थे। नागदशक के बाद अब शिशुनाग ने इनको हटा दिया और नागवंश की स्थापना करेंगे, यानी शिशुनाग वंश की स्थापना करेंगे। ये शिशुनाग वंश 412 से 344 बीसी पे चलता है, याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। हाँ, आपको मगध साम्राज्य की डेट पता होनी चाहिए कि कब से कब तक चल रहा है। अब शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन है, शिशुनाग
इन्होंने अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत, ये वही चंद्रप्रद्योत है जिसके इलाज के लिए बिंबिसार ने जीवक को भेजा था, राजवैद्य को भेजा था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने चंद्रप्रद्योत को हराया, जो अवंती के राजा थे उनको हरा दिया। इसने कैपिटल पाटलिपुत्र से शिफ्ट करके वैशाली बना दिया। अब याद करो कि राजगृहा से पाटलिपुत्र किसने बनाया था, उडाइन ने बनाया था। उडाइन ने ही पाटलिपुत्र की स्थापना की थी और अपनी राजधानी बनाया था। अब इन्होंने क्या किया, पाटलिपुत्र से मगध की राजधानी शिफ्ट कर दी, वैशाली ट्रांसफर कर दी, अब वैशाली को अपनी राजधानी बना दिया। इसके बाद इनके पुत्र आते हैं कालशोक। कालशोक शिशुनाग के पुत्र थे। इनको उपाधि दी जाती थी काकवर्ण की। काकवर्ण की, कलर थोड़ा सा इनका सांवला था तो नाम देते थे काकवर्ण, उपाधि थी इनकी, ठीक है। इन्होंने अपनी कैपिटल फिर से पाटलिपुत्र ले गई है, वैशाली से फिर से ये पाटलिपुत्र राजधानी बना देते हैं। और सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कालशोक के टाइम पे होती है। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कालशोक के टाइम पे होती है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल किसके टाइम पे हुई थी, जल्दी से याद करो, अजात शत्रु। अ से अनार, ए फॉर एप्पल, ए से शुरू हो रहा है ना, तो ए यानी कि अजात, अजात शत्रु पहली बुद्धिस्ट काउंसिल। कालशोक सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल इनके समय पे होती है, ठीक है। ये उसके बाद बहुत सारे ऐसे ऐसे शासक आते हैं, 2-3 और शासक आते हैं जिसके बारे में हमें नहीं पढ़ना। और वो शासक ऐसे थे जो बिल्कुल भी एफिशिएंट नहीं थे, थोड़े थोड़े समय के लिए आते हैं, कोई भी उनको हरा के भगा रहा था। और जो लास्ट शासक होते हैं नागवंश के, उनका नाम था महानंदन। क्या नाम था, महानंदन नागवंश के अंतिम शासक थे। अब इसके बाद नंद डायनेस्टी का प्रचार होता है। नंद डायनेस्टी का यानी नंद वंश का प्रचार प्रसार होता है। ये 344 बीसी से 323 बीसी तक चलती है। 344 बीसी से 323 बीसी तक चलती है। इसके संस्थापक कौन थे, महापद्मनंद। क्या थे, महापद्मनंद। अब तक देखोगे, अब तक जितने भी बड़े बड़े लोग थे यानी उच्च जाति के लोग राजा बनते थे, लेकिन महापद्मनंद शूद्र थे। क्या थे, शूद्र थे। तो आप ऐसा ना समझे कि पहले शूद्र केवल निम्न काम ही करते थे, शूद्रों में हिम्मत है तो वो राजा तक बन सकते हैं। तो महापद्मनंद ये शूद्र थे। पहली नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी थी, पहली नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी थी। जैसे आप जानते हो ना परशुराम ने 2 बार इस पृथ्वी से क्षत्रियों का विनाश कर दिया था। इतने स्ट्रॉन्ग थे परशुराम, 2 बार क्षत्रियों का विनाश कर दिया था। ऐसे ही जो ये महापद्मनंद है, शूद्र हैं ये, और ये पहले नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी चला रहे हैं। अभी तक सारे क्षत्रिय आए हैं, लेकिन ये पहले ऐसे शूद्र थे जो महाराजा बने थे। तो इनको भी क्या नाम कहा जाता है, द्वितीय परशुराम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। भार्गव कहते हैं, भार्गव मतलब द्वितीय परशुराम। परशुराम क्यों, क्योंकि परशुराम ने भी 2 बार समाज के अंदर पूरा क्षत्रिय वंश उड़ा दिया था, ठीक है। तो द्वितीय परशुराम इनको कहते हैं। और इनको क्षत्रियों को डिस्ट्रॉय करने वाले सर्व छत्रांतक, सर्व छत्रांतक मतलब सर्व मतलब सब, छत्र मतलब क्षत्रिय, अंतक मतलब अंत करने वाले, सभी क्षत्रियों का अंत करने वाले। तो इनको उपाधि क्या दी, सर्व छत्रांतक यानी टू डिस्ट्रॉय क्षत्रिय। द्वितीय परशुराम यानी भार्गव, इनको एक राट के नाम से भी जाना जाता था, एक छत्र या एक राट। एक राट क्या होता है, एक मोनार्क मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग राजा, सोल मोनार्क। एक राट की उपाधि भी इनको देते हैं। इनको उग्र सेना की उपाधि भी देते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी आर्मी बनाते हैं, अपनी ह्यूज आर्मी बनाते हैं, इसलिए इनको उग्र सेना की उपाधि भी देते हैं। ये 4 उपाधि आपकी किसकी है, महापद्मनंद की है, जो नंद डायनेस्टी के संस्थापक हैं, जो नंद डायनेस्टी के संस्थापक हैं, ठीक है। इसके बाद ये वो पहले राजा थे जिन्होंने साउथ की तरफ एम्पायर का विस्तार किया। पहले राजा हैं जिन्होंने साउथ की तरफ अपने एम्पायर का विस्तार किया। अभी तक सब लोग नॉर्थ में जी रहे थे, ये वो पहले हैं जिन्होंने साउथ की तरफ अपने एम्पायर का विस्तार करने वाले मगध के पहले शासक थे, ठीक है। अब होता क्या है, ऐसा कहा जाता है कि एक बार कालाशोक घूमने गए हुए थे और उन्हें रास्ते में ये मिलते हैं, कौन, महापद्मनंद मिलते हैं। तो महापद्मनंद ने कालाशोक को मार दिया था, खंजर मारा था। और फिर कालाशोक के सन ने, जो उनके पुत्र हैं, वो राज्य संभालते हैं, लेकिन वो बहुत एफिशिएंट राजा नहीं थे। दूसरी तरफ जो ये महापद्मनंद हैं, ये स्ट्रॉन्ग हो रहे थे। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसके सन से ये साम्राज्य छीन लिया था। इस तरीके से महापद्मनंद ने नंद वंश का स्थापना की थी।
ठीक है। महापद्म नंद के जो पुत्र हैं, वैसे तो बहुत सारे पुत्र हुए इनके जो 8वें पुत्र हैं जिनका नाम है धनानंद। महापद्म नंद के 8वें पुत्र धनानंद नंद वंश के अंतिम शासक थे। ठीक है, 8 पुत्रों ने एक के बाद शासन किया। जो 8वें पुत्र थे वो नंद वंश के अंतिम शासक थे जिनका नाम था धनानंद। चंद्रगुप्त मौर्य में एक शो भी आता था चंद्रगुप्त मौर्य, वहां पे आपने धनानंद का जिक्र भी सुना होगा। धनानंद, इनके समय में अलेक्जेंडर ने इंडिया की नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री पे अटैक किया था। अलेक्जेंडर, सिकंदर कहते हैं जिनको, यूनान के थे, अरस्तु के स्टूडेंट थे, एरिस्टोटल के स्टूडेंट थे, एरिस्टोटल इनका टीचर था, ग्रीस से आए थे और बहुत ही ज्यादा जिज्ञासा थी इनके अंदर, बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षाएं, बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि मैं पूरी दुनिया के ऊपर राज करूंगा। और अलेक्जेंडर इसी महत्वाकांक्षा के चलते हुए भारत की नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिमी टेरिटरी पे आक्रमण करते हैं। हमारे वहां पे ये सबसे पहले पोरस नाम के राजा से मिलते हैं। पोरस की सेना से इनकी भिड़ंत होती है और वो पोरस की सेना इतनी स्ट्रांग होती है कि अलेक्जेंडर के सेनापति लोग लड़ाई करते करते थक जाते हैं और इनका वहीं पे मनोबल टूट जाता है कि भैया ये पोरस की ही इतनी ज्यादा स्ट्रांग आर्मी है जिनको हराने में हमें इतना समय और इतनी हिम्मत लग गई। हार तो गए थे पोरस, लेकिन बहुत इनको शिद्दत करनी पड़ी, बहुत मेहनत करनी पड़ी उनको हराने में। इनको ये हो गया कि पोरस ही ऐसा है तो मगध साम्राज्य जिसकी इतनी बातें हैं वो तो पता नहीं कैसा होगा। अब जैसे ही अलेक्जेंडर अपनी सेना को और ऑर्डर देते हैं कि आगे चल के मगध से भी लड़ाई करनी, इनकी सेना सरेंडर कर देती है कि हम अब और नहीं लड़ सकते। अपनी सेना को छोड़ के अलेक्जेंडर फिर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं वो सब बातें समझेंगे। अभी आप धनानंद के बारे में समझो कि अलेक्जेंडर ने इंडिया की उत्तर पश्चिमी बाउंड्री पे अटैक किया था 326 BC में। ठीक है, धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की मदद से हराया था। इस धनानंद को बहुत ही गुरूर था और ये बहुत ही ज्यादा मतलब ना ऐसे मदहोश सा रहता था। शाम को शराब शबाब इस तरीके से बस शौकियों में डूबे रहना, इस तरीके के इनके शौक थे। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की मदद से धनानंद को हरा दिया था और मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अब क्यों हराया था, चाणक्य की इससे क्या लड़ाई थी, वो सब बातें हमें समझनी है। ठीक है, वो सब बातें हमें समझनी है। मैं आपको बताती हूं कि हुआ क्या था। अब देखो क्या है, जो यहाँ पे गांधार साम्राज्य था हमने कल समझा था, यानी कि हमने प्रीवियस सेशन में समझा था। यहाँ मगध है, मगध में धनानंद बैठे हैं, अपने आराम से आराम फरमा रहे हैं, महिलाओं का सामने मुजरा चल रहा है, हाथ में सोमरस है, आनंद फरमा रहे हैं। ठीक है, लेकिन होता क्या है, चाणक्य जो उत्तर पश्चिमी सीमा के पास है, इनको पता लगता है कि अलेक्जेंडर की सेना भारत के अंदर प्रवेश करने वाली है। और चाणक्य पॉलिटिकल साइंस के ज्ञाता थे, राजनीतिक विज्ञान के ज्ञाता थे। इनको लड़ना नहीं आता था लेकिन कूटनीति आती थी। चाणक्य ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि भारत सभी तरह से स्ट्रांग है, लेकिन भारतवर्ष की जो उत्तर पश्चिम सेना है, भारत की जो नॉर्थ वेस्ट वाली बाउंड्री है, ये वाली जो बाउंड्री है, ये बहुत कमजोर है। जब भी आक्रमण होंगे यहीं से होंगे और आप देखना जितनी भी बार आक्रमण होते हैं यहीं से ही होते हैं भारत के अंदर। इवन आज भी भारत के अंदर यही वाली टेरिटरी बहुत ज्यादा वीक है। तो ये बात कितने समय पहले चाणक्य ने बता दी थी। तो अब चाणक्य ने देखा कि अलेक्जेंडर की सेना आ रही है, पोरस नाम के राजा से लड़ाई भी कर रही है। ये चाणक्य क्या करते हैं, ये चाणक्य मगध के अंदर धनानंद से बात करने आते हैं। अब शाम का समय था, धनानंद अपनी शराब में मस्त थे और अपनी रानियों में मस्त थे। तो अब चाणक्य इसको आके बताते हैं कि भाई अपनी सेना भेज उत्तर पश्चिम पे। अच्छा, चाणक्य एक और बात कहते थे कि जितने भी साम्राज्य है ना, अगर ये अपनी सारी सेना इकट्ठी करके यहाँ पे लगा दें तो किसी की हिम्मत नहीं है कि भारत के अंदर कोई प्रवेश कर जाए, कोई अटैक कर जाए। भारत हमेशा स्ट्रोंग हो जाएगा। लेकिन इनकी बातें किसी ने मानी नहीं थी उस वक्त। ठीक है, अगर मान लेते तो भारत किसी के कब्जे में कभी आता ही ना। तो यहाँ पे चाणक्य धनानंद के पास आते हैं और कहते हैं कि अलेक्जेंडर आने वाला है और आक्रमण होगा, तो आप लोग तैयार रहिए, अपनी सेना को भेजिए। चाणक्य की बातों को इसने सीरियस नहीं लिया। ये कह रहा है इतनी दूर बैठा हूं मैं 1000-2000 किलोमीटर, मेरा क्या बिगाड़ लेगा अलेक्जेंडर, और इसने चाणक्य की बेइज्जती कर दी। अब चाणक्य को गुस्सा आ रहा है। चाणक्य यहां से तो चले गए और वहां पे जाके चाणक्य ने क्या किया, यहाँ पे जो छोटे छोटे साम्राज्य थे, ABCD जो भी छोटे छोटे साम्राज्य थे, इन सभी साम्राज्यों को कहा कि अपनी अपनी सेना भेज दो,
अपनी अपनी सेना भेज दो। अब एक और बात यहाँ पे मैं बताऊंगी कि जब चाणक्य यहाँ से वापस जा रहे थे, जब चाणक्य यहाँ से वापस जा रहे थे अपनी बेइज्जती करवा के, क्रोध तो था इनमें, आक्रोश तो था ही, इनको खेल खेल में एक बच्चा दिखाई देता है। वो बच्चा और कोई नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य था। चाणक्य ने देखा कि इस बच्चे की लीडरशिप स्किल बहुत अच्छी है। चाणक्य को एक नेता चाहिए था सेना को चलाने के लिए, क्योंकि खुद तो लड़ना आता नहीं है इनको, ये तो पुरोहित हैं, ये तो चाणक्य हैं, पढ़ाई करवा सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य को कहा कि तुम नंद वंश के, मुगल वंश के, इसके मगध वंश के राजा बनोगे। चंद्रगुप्त मौर्य को हंसी आ गई कि ऐसी कैसे, मजाक कैसे कर रहे हो, सीधा राजा मैं कैसे बन सकता हूँ। बोले कुछ नहीं करना, तू बस जैसे मैं कहता रहूं, तू बस मेरे मार्गदर्शन पर चलता रहे, जैसे जैसे मैं बताऊं वैसे वैसे करता रहना। चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको अपना गुरु बना लिया। अब चंद्रगुप्त मौर्य इनके साथ यहाँ पे चले जाते हैं। चाणक्य वहां पे जाके क्या कहते हैं, ABCD 4 साम्राज्यों में मिलते हैं और कहते हैं कि अपनी अपनी सेना भेज दो। देखो मगध से भी सेना आ गई है, धनानंद ने इस व्यक्ति को, चंद्रगुप्त मौर्य को भेजा है लीडरशिप करने के लिए। अब उन लोगों को ये लगता है कि चाणक्य कह रहे हैं तो मगध जैसा साम्राज्य जब साथ दे रहा है तो हम भी अपनी सेना भेज देंगे, हम भी अपनी आर्मी भेज देंगे। इन छोटे छोटे साम्राज्यों ने भी चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य को देखते हुए अपनी आर्मी भेज दी। इस तरीके से ये पूरी आर्मी जो है अलेक्जेंडर से लड़ने के लिए तैयार हो तो जाती है, लेकिन लड़ाई नहीं होती है। लड़ाई क्यों नहीं होती है? अब अलेक्जेंडर के सेनापति थे सेक्युलस निकेटर। कौन है अलेक्जेंडर के सेनापति? सेक्युलस निकेटर। सेक्युलस निकेटर की बेटी थी, बहुत सुंदर थी। अब इसने देखा, चाणक्य ने देखा, अब टीचर हैं, दिमाग बुद्धि तो बहुत तेज थी ही इनकी, राजनीति विज्ञान वैसे आती थी, डिप्लोमेसी वैसे स्ट्रांग थी। इन्होंने कहा, निकेटर से पूछा ये कौन है? उन्होंने कहा ये हमारी पुत्री है। बोले पुत्री है तो चंद्रगुप्त मौर्य से इसका विवाह करवा दो। चंद्रगुप्त मौर्य को कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है। विवाह हो गया, मैरिटल रिलेशन बन गए दोनों सेनाओं में, तो लड़ाई तो हुई ही नहीं। अब लड़ाई नहीं हुई तो चाणक्य को गुस्सा आ रहा है, अपनी बेइज्जती का बदला लेना है धनानंद से। अब उधर से सेक्युलस निकेटर की पूरी आर्मी, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ ये चारों साम्राज्य की आर्मी, सभी आर्मी को इकट्ठा करके चंद्रगुप्त मौर्य को उनका लीडर बना के अब ये धनानंद पे अटैक करवाता है और इस तरीके से धनानंद को मरवाता है और मगध साम्राज्य का अंत होके चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य साम्राज्य का प्रारंभ होता है। आप देख रहे हो, अलेक्जेंडर से लड़ाई की ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी, मैरिटल रिलेशन स्थापित कर लिए, है ना। तो आप बातों को समझ रहे हो, कितना दिमाग एक टीचर लगा सकता है। कूटनीति क्या चीज होती है? आप बिना खर्चे के, बिना लड़ाई के युद्ध को जीत सकते हैं, बिना लड़े आप युद्ध को जीत सकते हैं। तो ये पूरी कहानी थी आपके मौर्य समाज की, आपके मगध वंश के अंत की। ठीक है, अब हमें समझना है कि कौन कौन से फॉरेन इन्वेजन्स भारत पे होते हैं, भारत पे कौन कौन से विदेशी आक्रमण होते हैं। ठीक है, कितने विदेशी आक्रमण होते हैं, कौन कौन से विदेशी आक्रमण होते हैं, इन बातों पे हम ध्यान देते हैं। देखो होता क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य के आने से पहले भारत पे दो तरह से आक्रमण होते हैं। एक होता है ईरानी आक्रमण यानी पर्शियन अटैक कह रहे हैं, और एक होता है यूनानी, जो अलेक्जेंडर था वो यूनानी था। पर्शियन अटैक में कौन था? ये हकमानी एम्पायर को स्थापित करते हैं ये। ठीक है, हकमानी एम्पायर से लोग आते हैं, हकमानी एम्पायर को स्थापित करते हैं भारत के अंदर। ईरान से एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है साइरस। नाम क्या है उनका? साइरस। साइरस भारत पे अटैक करते हैं, उत्तर पश्चिम से आते हैं, ईरान के हैं ये, और यहाँ पे हकमानी साम्राज्य की स्थापना करते हैं। भारत पे कोशिश तो की इन्होंने पहुंचने की, लेकिन पहुंच नहीं सके। और जब इनकी मृत्यु हो रही थी, इन्होंने अपने पुत्र डेरियस वन को ये कहा कि मेरा एक ही सपना है कि तुम भारत पे कब्जा करो, तुम भारत पे आक्रमण करो, भारत को जीतो। तो डेरियस वन ने अपने पिता की शर्त को पूरा करने के लिए 516 BC में भारत पे आक्रमण किया, गांधार को जीत लिया। गांधार ही नजदीक पड़ रहा था, गांधार को जीत लिया। अब लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं है कि गांधार में आके रहने लगे, इन्होंने कहा कि चलाओगे तो तुम ही, गांधार को हम नहीं चलाएंगे, चलाओगे तुम ही चलाओगे इसको, लेकिन बस हमको कुछ रेवेन्यू देते रहना, हमको टैक्स देते रहना, हमको फीस देते रहना। तो इस तरीके से ये पहला आक्रमण था, ईरानी या पर्शियन आक्रमण। उसके बाद आपका ग्रेट अटैक होता है, ग्रीक अटैक होता है, यानी यूनान का अटैक होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था, नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री से अटैक किया और गांधार को जीत लिया था, ये पहला विदेशी आक्रमण था। अच्छा, भारत के ऊपर आक्रमण करना इतना आसान क्यों था?
इंडियंस हार क्यों रहे थे भाई? डेरियस वन से हारे तो क्या वजह थी? हम हार क्यों रहे थे डेरियस वन से, या किसी से भी हार क्यों रहे थे? इंटरनल डिसइंटीग्रेशन। भारत के अंदर हमेशा से ही चुगलखोरी बहुत ज्यादा है। राजा सेनापति, सेनापति राजा एक दूसरे को ही तोड़ने में लगे थे। तो इंटरनल डिसइंटीग्रेशन, आंतरिक विखंडन की वजह से भारत कमजोर पड़ता जा रहा था। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जहां पे चाणक्य ने कहा था कि सभी साम्राज्य अपनी अपनी आर्मी खड़ी कर दो तो भारत पे कभी कोई आक्रमण नहीं कर सकेगा, इस बात को किसी ने सीरियस नहीं लिया था। उत्तर पश्चिमी वाली बाउंड्री पे ये कमजोर होती जा रही थी और लोग यहाँ पे अटैक करते जा रहे थे। और जो ये बाहर से लोग आते थे ना, ईरान से, यूनान से, इन लोगों की जीवन शैली बहुत ही कठिन होती थी। भारत में तो क्या है, नदियां हैं, सब कुछ है, खेती है, आराम से व्यक्ति रह रहा है और उसका वैसा ही शरीर ढल जाता है आराम में रहने का। लेकिन यहाँ पे क्या होता था, जो ये ईरान से, इराक से लोग आ रहे थे, अलग अलग जगह से, अफगानिस्तान से लोग आ रहे थे, वहां पे आप देखोगे कि उन्हें पहाड़ों में रहना पड़ता है। तो उनकी जिंदगी शुरुआत से ही कठिनता में की बीतती है। ये शुरू से ही इनबिल्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं। भारत के लोग इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, योद्धा इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, क्योंकि हमेशा से ही कृषि में जिए थे। तो कृषि में इतनी हिम्मत लग नहीं रही थी जितनी योद्धाओं में होनी चाहिए, तो उनको वैसी ही आदत पड़ गई थी। ठीक है। अच्छा, जब इस ईरान से लड़ाई हुई तो कुछ फायदा भी हुआ होगा। ईरान से लड़ाई हुई तो हुआ ये कि सेना आएगी तो कोई रास्ते पे से आएगी ना, रास्ता मिल गया हमको। रास्ता मिल गया तो हमें ये समझ आ गया कि हम ट्रेड कर सकते हैं। अब जिसने लड़ाई करनी है लड़ाई करेगा, लेकिन जो व्यापारी व्यक्ति है ना, वो उस लड़ाई में भी ये खोज लेगा कि यहाँ मेरे व्यापार को फायदा कैसे हो रहा है। तो ईरान के व्यापारियों को और भारत के व्यापारियों को एक रास्ता मिल गया था, एक वे मिल गया था, एक रूट मिल गया था कि इस रास्ते से अब हम चल के अपना व्यापार भारत के साथ स्थापित कर सकते हैं। अब यहाँ की सेना भारत आई थी, उन्होंने देखा भारत का भौतिकवादी युग, भारत की चकाचौंध, अरे भारत तो बहुत अच्छा देश है, वहां तो बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे खनिज हैं, वो जाके अपने साम्राज्य में बताएंगे। तो वहां के व्यापारी भी ये चाहते हैं कि हम भारत से व्यापार करने लग जाएं। ऐसे ही भारत की सेना ईरानियन से जब मिली तो कुछ चीजें भारतीयों को भी सीखने को मिली। तो इस तरीके से युद्ध होने से भी फायदा होता है। फायदा क्या होता है? एक दूसरे का आर्ट एक्सचेंज होने लग जाता है, एक दूसरे की लिपि एक्सचेंज होने लग जाती है। जैसे खरोष्ठी लिपि हमारी नहीं है, ईरान की है, हमको मिल गई यहाँ से। ऐसे ही अरमाइक लिपि जो है, अरमाइक स्क्रिप्ट और खरोष्ठी स्क्रिप्ट हमारी नहीं है, लेकिन हमको ईरान की स्क्रिप्ट भारत में मिल गई, क्योंकि ये युद्ध वगैरह होने से इंटरेक्शन बढ़ती है लोगों में। रास्ता ओपन हो गया ट्रेड और कॉमर्स का। ठीक है। भारत पे शासन नहीं किया, टैक्स लेने लगे थे। ईरानी स्टैच्यू आर्ट भारत के अंदर डेवलप होने लगा था। कल्चरल इंटीग्रेशन आपस में बढ़ने लगी थी, लोग एक दूसरे को जानने लगे थे। तो ये फायदा भी होता है युद्ध होने से। ये ईरान का इन्वेजन था। इसके बाद ग्रीक या यूनान के अटैक को मैं बताती हूँ। मैसेडोनिया, जिसको हिंदी में कहते हैं मकदूनिया, मकदूनिया का इन्वेजन होता है। वहां के राजा थे फिलिप टू। फिलिप टू के बेटे हैं अलेक्जेंडर, जिनके गुरु हैं एरिस्टोटल। अलेक्जेंडर पूरी दुनिया को जीतना चाहते थे। ये खैबर पास के रास्ते से 326 बीसी में नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री से होते हुए भारत में प्रवेश करते हैं। खैबर पास इतना सा पास था, वो इतना सा दर्रा था, और उस पूरे दर्रे में से इन्होंने अपनी सेना को गुजार दिया था। इतने ज्यादा प्रभावशाली थे ये, इतने ज्यादा हठी थे, इतने ज्यादा जिद्दी, इतने ज्यादा डिटर्मिनेंट थे ये। उस छोटे से रास्ते से अपनी सेना को गुजार दिया था। और ऐसा कहा जाता है इसकी सेना की 20% सेना तो वहीं पे ही मर गई थी, रास्ता क्रॉस करते करते। इतना जटिल रास्ते से ये लोग आए थे। तो खैबर पास से आते हैं, ठीक है। झेलम के तट पे पोरस से इनका युद्ध हुआ, जिसको हैस्डस पास का युद्ध कहते हैं। हैस्डस पास का युद्ध कहते हैं। अब इसमें जीतता है सिकंदर, लेकिन सिकंदर पोरस की बहादुरी से इतना ज्यादा प्रभावशाली होता है कि पोरस को, जो राज्य जीता था पोरस का, वो उसको वापस ही कर देता है कि भले ही मैं जीत गया पर मैं तुझे हारा हुआ नहीं मानता, तो इतनी शिद्दत से मेरे साथ लड़ा है। ठीक है। उसके रीजन को वापस से उन्हीं को ही दे देता है, इनकी ब्रेवरी से प्रसन्न होके। अलेक्जेंडर फिर यहां से बेबीलोन चला जाता है। 323 बीसी में बेबीलोन चला जाता है, आर्मी को यहीं छोड़ के बेबीलोन चला जाता है, और वहां अलेक्जेंडर को जहर देके मार दिया जाता है 33 की उम्र में। एट द एज ऑफ 33 इनको जहर देके मार दिया जाता है। इधर भारत में चंद्रगुप्त मौर्य आ चुका था। अब आप कहेंगे कि अलेक्जेंडर मर गया तो अलेक्जेंडर की सेना से शादी वादी, सेक्युलस निकेटर से बात हो रही थी, अलेक्जेंडर से नहीं हो रही थी। अलेक्जेंडर तो बेबीलोन चला गया था और वहीं मर गया है। जो उनके सेनापति थे, जो सेना थी, वो भारत में थी, जिनका सेक्युलस निकेटर की बेटी से चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह होता है। इसका क्या प्रभाव होता है? इंडिया और यूरोप का ट्रेड जो है वो स्थापित हो गया।
अब रास्ता मिल गया था कि यूरोप की तरफ से भी भारत का कोई व्यापार हो सकता है, और यही व्यापार रूट आगे चल के सिल्क रूट के नाम से जाना जाएगा, जिसपे चाइना आज के दिन आधिपत्य जमाया हुआ है। ठीक है, वेस्टर्न रीजन में अब देखो तुम, इतने सारे अलग अलग तरीके के लोग रोजाना आक्रमण करते आ रहे हैं, हमको अलग अलग कल्चर्स का पता लगता जा रहा है, हमको अलग अलग स्क्रिप्ट का पता लगता जा रहा है। अर्बनाइजेशन बढ़ेगा, यहाँ पे नगरीकरण बढ़ने लग जाएगा, जैसे अलेक्जेंड्रिया नाम का शहर यहाँ पे बनता है जो अलेक्जेंडर ने बसाया था। कल्चरल एक्सचेंज होने लगेगा, हमको उनकी लिपि उनको हमारी लिपि, हमें उनकी भाषा उनको हमारी भाषा, हमें उनके स्टैच्यू उन्हें हमारे स्टैच्यू, हमें उनकी आर्ट उनको हमारे आर्ट्स। ये जब देखने को मिलेंगे तो एक दूसरे से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। इस तरीके से कल्चरल एक्सचेंज के अंदर वृद्धि हो जाती है। ठीक है, गांधार शैली इसी तरीके से भारत में आई, यूनानी आर्ट और लिपि भारत के अंदर आती है। ये भारत की नहीं थी गांधार शैली, ये यूनान से आई है। तो इस तरीके से फॉरेन इन्वेजन होते हैं। अब हम फ्लैशबैक में दूसरी तरफ चलते हैं। एक तरफ चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य बढ़ रहा है, धनानंद मर चुका है, फॉरेन इन्वेजन हुए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हो गया है सेकुलस निकेटर की बेटी से, और दूसरी तरफ धर्म के अंदर, समाज के अंदर कुरीतियां बढ़ रही है। जब कुरीतियां बढ़ रही है, लोग परेशान हैं, धर्म सुधारक आंदोलन चलाएंगे, आंदोलन चलेंगे तो ब्राह्मणों ने उन आंदोलनों का विद्रोह किया। जब भी कुछ भी बदलाव आता है ना, उस बदलाव से किसी एक सेक्ट को तो फायदा होता है और एक सेक्शन को नुकसान होता है। जिसको फायदा होता है वो तो उसको बदलने नहीं देगा, जिसको नुकसान हो रहा है वो चाहता है ये धर्म के अंदर परिवर्तन आ जाए। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उस धर्म को सुधारना चाहते थे, उस ब्राह्मणवाद को कम करना चाहते थे। ब्राह्मणों ने खून पी लिया था सबका, ऐसा करो वैसा करो। तो जब ब्राह्मण अड़ गया आगे आके कि मैं तो नहीं बदलने दूंगा इस धर्म को, तो लोगों ने दूसरे धर्म की तरफ जाना शुरू कर दिया और बुद्ध धर्म और जैन धर्म का विकास होने लगा। अब ये बुद्धिज्म यानी बौद्ध धर्म कैसे फैलता है, इसे हम नेक्स्ट सेशन में समझेंगे कि बौद्ध धर्म कैसे फैलता है, धार्मिक आंदोलन क्या थे और बुद्धिज्म जो है वो कैसे फैलता है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको बातें समझ आ गई। अब हम बुद्धिज्म और जैनिज्म को पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।